नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है गोविंदम डिफेंस एकेडमी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन संविधान को लेकर परिचर्चा कर रहे थे और जो संविधान को लेकर परिचर्चा कर रहे थे उसमें अपन ने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा विदेशी स्रोत, तीसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा प्रस्तावना और चौथा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे भाग 1 संघ व राज्य क्षेत्र। और उसमें अपन ने 2 अनुच्छेद के बारे में परिचर्चा की थी, उसको आज आगे लेकर चलेंगे। मैंने जितने पीछे के जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें जितने भी आपको जो डिस्कस किए मैटर, वो सारा का सारा जो माजला वो एग्ज़ाम में आने लायक है, मतलब एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। और साथ साथ में अपन ये भी डिस्कस किया था कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, तो उसको लिहाज से ये प्रश्न ये टॉपिक अपने बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इसलिए क्लास को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आपके लिए ही ये अपने गोविंदम डिफेंस एकेडमी ने प्लेटफॉर्म शुरू किया है भाई स्पेशल, ताकि बच्चे को क्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी घरों के ऊपर आप रह रहे हैं तो आपकी थोड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसके लिए अपने संस्थान गोविंदम डिफेंस एकेडमी ने ये शुरू किया है प्लेटफॉर्म, ताकि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो जो आपके लिए संस्था कार्य कर रही है तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और निरंतर लगातार जो भी आपको क्लासें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, प्रत्येक क्लास को आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई चीज़ें सीखनी है, ठीक है। चलो अपन शुरू करते हैं। अपना मेन हेडिंग थी संविधान। अपन संविधान को लेकर परिचर्चा कर रहे थे। अब संविधान को लेकर जो परिचर्चा कर रहे थे उसमें अपन ने पढ़ रहे थे भाग 1। अपन क्या पढ़ रहे थे? भाग 1 के बारे में पढ़ रहे थे। और अनुच्छेद 1 से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें अपन ने अनुच्छेद 1 पढ़ा, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का यूनियन है। भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का यूनियन है। और भारतीय संविधान में यूनियन शब्द कनाडा देश से लिया गया है, ये अपन ने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में। इसके अलावा अपन ने अनुच्छेद 1 में ये पढ़ा कि भारत के 2 नामों को मान्यता प्रदान की गई है संविधान में, एक तो है भारत और दूसरा क्या हो जाएगा? इंडिया। ये बातें अपन ने अनुच्छेद 1 में पढ़ी। इसके बाद अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत में नए राज्यों व नए केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया है। मतलब अपने देश के अंदर नए राज्य और अपने देश के अंदर नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। ये भी अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि जैसे भारत का सबसे नवीनतम राज्य है कौन? तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई। और भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। और कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। इनकी स्थापना 31 सितंबर 2019 को की गई। तो ऐसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश और नवीनतम राज्य की गठन का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो इतना अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आज उससे आगे डिस्कस करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में कि भाई अनुच्छेद 3 क्या कहता है। देखो मैंने पहले भी बात की थी, अगर आपको अनुच्छेद याद रहता है तो ठीक है, अगर अनुच्छेद याद नहीं रहता है तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन उस अनुच्छेद में जो बातें लिखी गई है ना, वो बात आपको याद रखनी बेहद अनिवार्य है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत में राज्यों व केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में परिवर्तन, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ये बात पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम में परिवर्तन और इसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो अधिकार किसे प्रदान किया गया है? देश की संसद को अधिकार दिया गया है। मतलब अपने देश की जो संसद है उसी के द्वारा ही, चाहे राज्य के नाम में कोई चेंजमेंट करना हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश के नाम में कोई चेंज करना हो, ये चेंज किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा।
जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे पहले नाम था उत्तरांचल, पहले नाम था उत्तरांचल, अब उत्तरांचल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड करने का कार्य किया गया है। मतलब उत्तरांचल बोलते थे पहले, अब वर्तमान का नाम हो गया उत्तराखंड। तो नाम क्या कर दिया गया, चेंज। और चेंज किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। दूसरा अगर जिक्र किया जाए, पहले नाम बोलते थे पश्चिम बंगाल, पहले नाम क्या बोलते थे, पश्चिम बंगाल। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, बंगाल। अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल को बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले बोलते थे उड़ीसा, क्या बोलते थे, उड़ीसा। अब उड़ीसा को किसके नाम से जानते हैं, ओडिशा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ओडिशा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा पहले बोलते थे आसाम, क्या बोलते थे, आसाम बोलते थे। अब आसाम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, असोम, क्या कर दिया गया है, असोम, ठीक है। इसके अलावा देखो पहले बोलते थे पांडिचेरी, क्या बोलते थे, पांडिचेरी। अब पांडिचेरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पुदुचेरी, चेंज करके क्या कर दिया गया है, पुदुचेरी चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, संसद को। जैसे ये तो कैसे नाम हो गए, जिक्र किया जाए, ये तो प्राचीन नाम हो गए, और ये कौन से नाम हो गए, ये नवीनतम नाम हो गए। तो ऐसे करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, देश की संसद को दिया गया है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन से एग्जाम में पूछा गया था, तो इंडियन नेवी एमआर, इंडियन नेवी एमआर में पूछा गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राज्यों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो आपका मित्रों राइट आंसर क्या जाएगा, संसद जाएगा, ठीक है। तो चाहे राज्य का गठन की बात है, चाहे राज्य के नाम में परिवर्तन की बात है, तो इसका पूरा पूरा अधिकार किसको दिया गया है, अपने देश की संसद को देने का कार्य किया गया है, ठीक है। आपके लिहाज से इन 1 से 4 अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में अपने परिचर्चा की, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर आपको और क्या याद रखना है, देखो इसी टॉपिक से आपको भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं और भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के राजधानी आपको याद रखनी है। यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई एग्ज़ाम के अगर हिसाब से मैं बात करूँ तो इसी टॉपिक में आपके भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत के राज्य और भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों की आपको, इन सब की आपको क्या याद रखनी है, आपको इनकी राजधानी याद रखनी है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, जैसे मान लो अब भारत के जो 28 राज्य हैं और भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी सब की आपको राजधानी आनी चाहिए। ये बहुत बार मैंने रियलाइज़ किया है कि बच्चा को पूरा जीके आ रहा है लेकिन बच्चों को राजधानी नहीं आ रही राज्य की, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आपके ताज़ा ही एग्जाम्पल आपके सामने, इंडियन नेवी 2020 की एग्ज़ाम लगी थी। अभी इंडियन नेवी 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी मार्च महीने के अंदर, उस एग्ज़ाम में बाकायदा भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी पूछी गई थी और वहाँ पर बच्चे गलत करके आ रहे थे और एक एक राजधानी आ रही थी, कभी मिजोरम की पूछ रहे थे, कहीं मणिपुर की राजधानी पूछ रहे थे। वो राजधानी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आई होप मैं आपसे अपेक्षा इतनी ज़रूर करता हूँ कि भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी आपको याद है। मैं इतनी ज़रूर आपसे अपेक्षा करूँगा। अगर नहीं भी याद है तो भी मैं आपको ज़रूर याद कराऊंगा, क्योंकि इन सभी राज्यों की राजधानी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अब देखो वर्तमान में एक राजधानी में थोड़ा चेंजमेंट हुआ है, वह चेंजमेंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। कहने का मतलब है कि जो राजधानी है, राजधानी आपके याद होनी ही चाहिए और आई होप जितने भी मेरे साथी हैं उन सबको राजधानी याद है। लेकिन अभी अभी एक राजधानी में चेंजमेंट हुआ है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ और उसके अलावा आपको याद है ही, ठीक है। जैसे देखो उत्तराखंड, बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। भाई उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, ये सबको पता ही है। लेकिन इसके अलावा अब एक राजधानी और बना दी गई है और वो राजधानी हो जाएगी गैरसैंण। क्या हो जाएगी, गैरसैंण। तो अब उत्तराखंड की कितनी राजधानी हो गई, अब उत्तराखंड की 2 राजधानी हो गई। एक राजधानी तो है देहरादून और दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी, गैरसैंण। ये जून 2020, ये जून 2020 के अंदर उत्तराखंड की एक नई राजधानी और बना दी गई है, उसका नाम हो जाएगा गैरसैंण।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अब देहरादून नहीं है क्या, देहरादून भी है और देहरादून के साथ साथ उत्तराखंड की नई राजधानी क्या बना दी गई है, गैरसैंण बनाने का कार्य किया गया है। तो अब होने वाली एग्जाम की अगर बात की जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, उत्तराखंड जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका भाग 1 कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट भाग की। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी जो राज्य हैं मैं इनकी राजधानी अपेक्षा आपसे कर रहा हूँ कि भाई आपको याद है। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है कि सर हमें तो राजधानी याद भी नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, अपने क्लास के अंदर कमेंट करके बता देना कि सर हमारे को राजधानी याद नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं आपको अगली क्लास के अंदर पहले शुरू करने से पहले आपको राजधानी याद करवाऊँगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे भाग 2 की। बहुत इजी है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, नेवी एयरफोर्स के अकॉर्डिंग उतनी बातें कर रहा हूँ। भाग 2 अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर और अनुच्छेद संख्या 11। भाग 1 था अनुच्छेद 1 से लेकर 4, भाग 2 है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। ठीक है, जिस प्रकार भाग 1 का संबंध था किससे, संघ व राज्य क्षेत्र से, उसी प्रकार भाग 2 का संबंध किससे है, तो मित्रों या साथियों भाग 2 का संबंध किससे हो जाएगा, नागरिकता से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाग 2 का संबंध है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्वों से, नागरिकता से, संघ व राज्य क्षेत्र से। तो ऐसी परिस्थिति में आपको राइट आंसर क्या देना है, नागरिकता। तो भाग 2 का संबंध किससे हो जाएगा, नागरिकता से हो जाएगा। अब देखो तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस भाग में किसका उल्लेख किया जाएगा, तो इस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया जाएगा। तो सर नागरिकता कहते किसे हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए वह अधिकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए गए वह अधिकार जिसका व्यक्ति निर्बाध रूप से पालन करता है। निर्बाध का मतलब हो गया सही ढंग से पालन करता है, उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं को क्या कहते हैं, नागरिकता के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको सरकार ने कुछ अधिकार दे रखे हैं, आप उन अधिकारों को सही रूप से पालन कर रहे हैं तो आप देश के नागरिक कहलाएंगे। अगर आप सरकार के द्वारा प्रदान किए अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या आप देशद्रोही संबंधी काम कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, अर्थात आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो नागरिक वही होगा जो देश के द्वारा बनाए गए नियम और कानून का क्या करें, पालन करें, उसे ही नागरिक या नागरिकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो यहाँ से जिक्र किया जाए तो भारत में नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, भारत में जो नागरिकता है ये कौन प्रदान करता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है या राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रदान की जाती है या देश के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान की जाती है या गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है या विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ऐसे कई आपको भ्रमित करने वाले ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। हमेशा ध्यान रखना भारत में नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। तो भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है, तो भारत में नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। और गृह मंत्रालय के सबसे बड़े व्यक्ति कौन होते हैं, तो आपको पता ही है गृह मंत्रालय के सबसे बड़े व्यक्ति कौन होते हैं, गृह मंत्री। वे नागरिकता प्रदान करते हैं गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है, गृह मंत्री। अब गृह मंत्री की बात आ गई तो अपने वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि वर्तमान में देश के गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में देश के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। वर्तमान में देश के गृह मंत्री कौन है, तो वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह है। ठीक है, अगर ऐसा आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि वर्तमान के देश के अगर गृह मंत्री अमित शाह है तो देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। अगर आपको प्रथम गृह मंत्री का जिक्र किया जाए तो आपको याद रखना है देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वह देश के कौन से गृह मंत्री हैं, देश के पहले गृह मंत्री के पद पर कार्यरत हुए थे। अब एग्जाम में आया है प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया था इंडियन नेवी 2018
कि एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया, इंडियन नेवी 2018 के अंदर ये एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में हाल देश के पहले गृह मंत्री कौन है। यह प्रश्न पूछा गया था कि देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। ये प्रश्न बाकायदा पूछा गया है नेवी 2018 के अंदर। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी पूछा गया था, IAF इंडियन एयरफोर्स में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपका राइट आंसर जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर वर्तमान के गृह मंत्री पूछें तो आपका राइट आंसर जाएगा अमित शाह है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, इसके अलावा एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया है तो इनके बारे में 3 प्रश्न और बनते हैं। मैं तीनों के तीनों प्रश्न आपको यही क्या करता हूं, क्लियर करता हूं, क्योंकि आगे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एग्जाम में 4 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 में से पहला प्रश्न है कि यह देश के क्या थे, पहले गृह मंत्री थे। इनके अलावा देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जाए तो ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के क्या थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो आपको यहाँ से यह भी याद रखना है कि देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन किसके नाम से जानते हैं, लोहा पुरुष। और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन वुमेन के नाम से किसे जानते हैं, तो आयरन लेडी या आयरन वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और लोहा पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किन के सम्मान में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मनाया जाता है। और आपको पता भी होगा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सीधा प्रश्न अभी जो नेवी की एग्जाम लगी थी जिसका अभी फिजिकल होना बाकी है, इसी एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, MRE वाले एग्जाम के अंदर, कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में, गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आने वाले समय के अंदर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी भगवान श्री राम की। तो भगवान श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है वर्तमान के अंदर अयोध्या में। और अयोध्या आपको पता ही है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वहाँ पर सबसे ऊंची मूर्ति बन रही है। उसकी ऊंचाई लगभग 251 मीटर बताई जा रही है। लेकिन अभी ये थोड़ी परिचर्चा सामने आई थी, लेकिन जैसे बनकर तैयार हो जाएगी तब उसकी परिचर्चा अपन करेंगे। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना कि पहले वर्तमान के गृह मंत्री कौन है और पहले गृह मंत्री कौन थे। और गृह मंत्रालय के द्वारा ही अपने देश में क्या प्रदान की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। तो नागरिकता को लेकर यहाँ से 4-5 प्रश्न बन गए, ये सारे के सारे एग्जाम पूछे गए। अब आपको पता ही है ये एग्जाम में 100% आया है। भाई राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गया। ठीक है, लोहा पुरुष किसे कहते हैं सबको पता है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न आया है। देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये प्रश्न आया है। गृह मंत्रालय के द्वारा ही देश में क्या प्रदान की जाती है, नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऐसे प्रश्न हैं एग्जाम में आए हुए हैं। अभी मैंने जितने भी आपके सामने जो बातें रखी हैं ये सभी के सभी एग्जाम में पूछी गई बातें हैं, इसलिए इनको आपको सलीनता के साथ याद रखना है। ठीक है, चलो ये तो हो गई नागरिकता कौन देता है। अब भारत देश में कितने प्रकार की नागरिकता हैं, अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत देश में कितने प्रकार की नागरिकताओं का प्रावधान किया गया, तो सुनना। देखो भारतीय संविधान में भारत का जो संविधान है इसमें 2 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। कौन कौन सी, देखो एक तो हो जाएगी इकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता, इकहरी। इकहरी को अपन बोल सकते हैं एकल। एक तो इकहरी नागरिकता और एक कौन सी नागरिकता हो जाएगी, दोहरी नागरिकता। तो एक तो इकहरी नागरिकता और दूसरी है दोहरी नागरिकता। इन दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान में करने का कार्य किया गया है। अब देखो प्रश्न यह आता है
कि जो भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता है ये कौन से देश से ग्रहण की गई है। तो अपन ने विदेशी स्रोत में पढ़ा था कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता है ये कौन से देश से ली गई है, अमेरिका देश से ली गई है। अपन ने ये पढ़ा था कि भारतीय संविधान में इकहरी जो नागरिकता है ये कौन से देश से ली गई है। तो इकहरी नागरिकता कौन से देश से ली गई है, इंग्लैंड देश से लेने का कार्य किया गया है। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका से, इकहरी नागरिकता इंग्लैंड से। लेकिन क्या सर वर्तमान में दोनों नागरिकता है क्या भारत में? नहीं, वर्तमान में भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान का मतलब हो गया वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित में प्रदेश में दोहरी नागरिकता का उल्लेख नहीं किया गया है। और वर्तमान में भारत के सभी राज्य, वर्तमान में भारत के सभी राज्य और भारत के सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सब में कौन सी नागरिकता का उल्लेख है, इकहरी नागरिकता का उल्लेख है। मतलब आज भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में एक ही नागरिकता है। और वो कहाँ की नागरिकता है, वो आपको नागरिकता दी गई है देश की। तो आपको भारत के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही नागरिकता है और वो भारत देश की नागरिकता है। धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन जैसे ही धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद पूरे देश में कौन सी नागरिकता हो गई, पूरे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब है आपको सीधी सीधी याद रखनी है। देखो अब कौन से एग्जाम में आया है, ये नेवी में पूछा गया है कि दोहरी नागरिकता का उल्लेख कहाँ से किया गया है, अमेरिका। सीधा प्रश्न ये भी आया है कि इकहरी नागरिकता का उल्लेख कहाँ से किया गया है, तो इंग्लैंड से। प्रश्न सीधा ये भी आया है कि भारत देश में कितनी नागरिकताओं का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है अब एक का ही बच गया। ये तो समाप्त हो गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब एक ही नागरिकता है, वो कौन सी हो गई, एकल नागरिकता। दोहरी और एकल में फर्क क्या होता है, आज अपन जितने भी हैं सबको एक ही नागरिकता है। न तो आपको किसी राज्य की नागरिकता है, न किसी गांव की नागरिकता है, आपको भारत देश की नागरिकता है। और दोहरी नागरिकता क्या होती है, पहले तो आपको देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी। देश की नागरिकता लेने के पश्चात आप भारत के या किसी भी देश के किस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता और लेनी होगी। तो आप कितने नागरिकता ले ली, आपने दो नागरिकता ले ली, तो कौन सी नागरिकता होगी, दोहरी। अमेरिका के अंदर आज दोहरी नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ, इसमें किसी को डाउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि डाउट वाली कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बातों का उल्लेख किया गया है। आगे देखो, और मैं इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए जरा, और प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान या जो कानून है, कानून में परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है। प्रश्न ये है कि भारत के अंदर जो नागरिकता कैसे मिलेगी, किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, इसके अंदर संशोधन करने का अधिकार किसे दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, देश की पार्लियामेंट को प्रदान किया गया है। देखो अभी धारा 370 हटाई गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर दोहरी नागरिकता को क्या किया गया, समाप्त करने का कार्य किया गया। तो ऐसे नागरिकता के जो जितने भी प्रावधान हैं, नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, उसमें परिवर्तन या चेंजमेंट कौन कर सकती है, तो नाम हो जाएगा संसद। कौन करेगी, संसद करेगी। जैसे मान लो आज किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, भाई भारत देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नागरिकता मिलेगी। तो देखो भारत देश का जन्म उसका भारत में होना चाहिए आज़ाद होने से पहले। देश आज़ाद होने से पहले जिस व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है वो नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा माता या पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कम से कम 5 साल तक भारत के किसी राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो। ऐसे जो नियम हैं जिसका पालन करता है उसी व्यक्ति को भारत देश में नागरिकता दी जाती है। तो ऐसे नियमों में संशोधन कौन कर सकती है, तो ऐसे नियमों में संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये याद हो रह जाएगा सबको। ये
मोटे मोटे अगर रूप से बात की जाए, अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो इतना प्रावधान बनता है। अगर आप नेवी एयरफोर्स को अपन बात करें पर्टिकुलर, और उसके हिसाब से नागरिकता में से इतने ही प्रश्न आते हैं। इसके अलावा आपको नागरिकता के बारे में और यादें नहीं रखना। हालांकि एक प्रश्न और है, मैं उसका डिस्कस कर देता हूँ साथ ही में। देखो, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हालांकि पूछा गया है ये एनडीए के अंदर तो पूछा जा चुका है, एयरफोर्स नेवी के अंदर भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसका डिस्कस यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 2, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 2 को सबसे क्या बताया है, कठिन भाग। तो भारतीय संविधान का सबसे कठिन भाग, भारतीय संविधान का सबसे कठिन भाग कौन सा है, 2। किसने कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान का भाग 2 संविधान का सबसे कठोर भाग है। ऐसा क्यों कहा? पहले तो आप ये बताओ कि नागरिकता का पालन कौन करेगा? तो नागरिकता का पालन वही व्यक्ति करेगा जो अपने देश का नागरिक है। और भारत देश में अंदर नागरिकता जो है वो पूरे विश्व में सबसे कठिन नागरिकता है। मतलब अपने देश के अंदर आसानी से नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। बाकी जो कंट्री है इसके अंदर नागरिकता आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए भारत के अंदर नागरिकता के लिए आपको बहुत मतलब स्थायी रूप से रहना पड़ता है, 5 साल तक कम से कम। या यहाँ की अगर किसी लड़की से आप शादी करते हो या लड़के से शादी करते हो तो आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके अपने को नागरिकता मिलती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है, सबसे कठिन है। तो एनडीए के एग्जाम में तो जरूर ये प्रश्न पूछा गया है। आने वाले एग्जाम जो है एयरफोर्स नेवी, उसके अंदर भी सीधा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान का सबसे कठिन भाग कहा? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, भाग 2 को कहा। या भाग 2 को संविधान का सबसे कठिन भाग किसने कहा? तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको राइट आंसर जाना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये आपका भाग 2 कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स में। ठीक है, चलो आगे अपन बातें करते हैं। ठीक है, ये तो अपनी किसकी बात हो गई, ये तो बात हो गई भाग 2 की। ठीक है, आगे पर बात करेंगे भाग 3। देखो, मैंने आपको शुरू में यह कहा था कि आपको सभी भाग नहीं याद रखने हैं, आपको मात्र 4 ही भाग याद रखने हैं। 2 भाग के बारे में नॉर्मल सी जानकारी मैं कर चुका हूँ, तीसरे भाग के बाद अपन चौथा भाग करेंगे, बस 4 ही भाग करेंगे। ये 4 भाग होते ही आपका लगभग पॉलिटी नज़दीक आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो बचेंगे, तो वो बिल्कुल ईजी वे के अंदर छोटी छोटी क्लासों में आपको आसानी से आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, भाग 3, भाग 3 में हो जाएगा आर्टिकल संख्या 12 से लेकर और आर्टिकल संख्या 35। तो अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर और अनुच्छेद संख्या 35 तक भाग 3 का क्या किया गया है, उल्लेख करने का कार्य किया गया है। जिस प्रकार भाग 1 का संबंध था संघ व राज्य क्षेत्र से, भाग 2 का संबंध था नागरिकता से, उसी प्रकार भाग 3 का संबंध किससे हो जाएगा, मूल या आप क्या बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगभग नेवी के अंदर स्पेशल नेवी के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा गया। एयरफोर्स में तो आता ही आता है, नेवी के अंदर भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और साहब नेवी का तो ऐसा मैटर है कि नेवी के अंदर बहुत प्रश्न जो होते हैं बहुत लेवल वाले आते हैं, इसलिए अपने को लेवल वाले भी प्रश्न पढ़ेंगे, इसके अलावा नॉर्मल प्रश्न भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग अपन सिलेबस वही पढ़ेंगे जो अपने एयरफोर्स नेवी के अंदर, ज़्यादा डीप में अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि जाने का फ़ायदा भी नहीं है। डीप में जाने को सर अपन कितने भी डीप में जा सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अपन यहाँ पर अपना टाइम भी खर्च होगा, अपने को फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए अपन यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि मूल अधिकार का उल्लेख भारत के किस संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर जाएगा भाग 3। आया हुआ प्रश्न है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि भाग 3 का उल्लेख है जो है, ये कौन से जो उल्लेख है, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया है? मूल या मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगर आपको मूल या मौलिक अधिकार की क्या पूछी जाए, परिभाषा पूछी जाए, आपको मूल या मौलिक अधिकार की परिभाषा पूछी जाए क्या होता है? आपने नागरिकता की परिभाषा सुनी, अब आप मूल अधिकार की परिभाषा सुनो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन बिताने के लिए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ जीने के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं
उसे ही क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। मतलब देश के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उसको जीने के लिए जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। आज अपने को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसके माध्यम से आज अपन अपना क्या कर रहे हैं, अपन जी रहे हैं। इस अधिकारों को अपन क्या कहते हैं, मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन सी परिभाषा। अब बात की जाए कि मूल अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले पूरे विश्व में कहाँ हुई। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये देखना, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम अगर मूल अधिकार की शुरुआत का जिक्र किया जाए तो कौन से देश में हुई, इंग्लैंड में। वर्ष अगर जिक्र किया जाए तो विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कौन से देश में हुई, इंग्लैंड देश में हुई थी। देखो हुआ क्या था, इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, इंग्लैंड के सम्राट थे जॉन द्वितीय। इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉन द्वितीय। इंग्लैंड के सम्राट थे जॉन द्वितीय, जिन्होंने क्या किया, इंग्लैंड देश के जो किसान हैं उन किसानों सहित सब व्यक्तियों को उन्होंने क्या दिए, कुछ जीने के अधिकार दिए। मतलब इंग्लैंड के जो किसान हैं इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई हमारा तो आप सभी पाबंदी लगा रखी है, ऐसी परिस्थिति में तो हम अपना विकास कर ही नहीं पाएंगे, तो हमें भी कुछ ऐसे अधिकार दो, हमें भी कुछ ऐसी छूट दो जिसके माध्यम से हम भी अपना विकास कर सकें और इस जीवन में आगे बढ़ सकें। जिसके बाद आंदोलन हुआ और ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वितीय हैं, इन्होंने क्या किया, उन किसानों को जीने के लिए अधिकार दिए। और जो किसानों को लिए जीने के जो अधिकार दिए जॉन द्वितीय ने, उन अधिकारों को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। उन्हें क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत देश में जो अधिकार दिए जाते हैं उसे तो कहते हैं मूल अधिकार, और इंग्लैंड के अंदर जो अधिकार दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मतलब दोनों का काम एक ही है, शब्द अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका अपने देश में तो नाम है मार्कर, विदेश में नाम वाला इसका और कुछ हो, लेकिन काम क्या है, लिखने का ही तो है दोनों, कहीं चाहे विदेश में हो चाहे यहाँ हो। ऐसे ही अपने देश में अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल या मौलिक अधिकार, और इंग्लैंड का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं मूल या मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अपने देश में जीने के अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं, इंग्लैंड में जीने के अधिकारों को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मूल या मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई यहाँ से। तो दो प्रश्न बन गए कि विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कौन से देश में हुई, इंग्लैंड में। दूसरा बड़ा प्रश्न बन गया कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। अब बड़ा प्रश्न आ रहा है भाई, बड़ा प्रश्न ये है कि विश्व में सर्वप्रथम, बड़ा प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का लिखित उल्लेख, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का लिखित वर्णन किस देश के संविधान में किया गया। मतलब विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे पहले मूल अधिकारों का लिखित उल्लेख हुआ। हालांकि आप सर, आपका आंसर है जैसे मान लो कहते सर इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं कह सकते क्योंकि इंग्लैंड का संविधान तो मौखिक या अलिखित है। हालांकि शुरुआत तो यहीं से हुई, लेकिन इन्होंने अपने संविधान के अंदर इस चीज़ का वर्णन नहीं किया क्योंकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित या मौखिक है। तो सर शुरुआत किसने की, तो सबसे पहले आपको बताइए कि विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान कौन से देश का है, अमेरिका देश का है। कौन से देश का है, अमेरिका देश का है। इसलिए विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का लिखित वर्णन किस देश ने किया, तो अमेरिका देश के संविधान में विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों का क्या किया गया, लिखित उल्लेख करने का कार्य किया गया। ठीक है, आगे देखो। अब इससे भी बड़ा प्रश्न आता है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है पॉलिटी से। वो प्रश्न ये है
कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं। आपने कहा कि शुरुआत इंग्लैंड में हुई, सबसे पहले लिखित वर्णन अमेरिका देश ने किया, तो क्या भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया गया है मूल अधिकारों का, वो कहाँ से प्रेरित हुए हैं? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका देश से। ये भी याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से ग्रहण किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये अमेरिका देश से ग्रहण करने का कार्य किया गया है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से देश से किया गया है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका देश से किया गया है। 4 बड़े प्रश्न हैं, चारों आप थोड़ी गहराई से सुनना, क्योंकि चारों प्रश्न जब आते हैं तो कंफ्यूज करके जाते हैं और बच्चा प्रश्न गलत करके आता है, तो विद्यार्थियों या बच्चों प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो चारों प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई? आपका राइट आंसर इंग्लैंड। दूसरा प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों का लिखित उल्लेख किसने किया? अमेरिका ने। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। ठीक है, ये तीनों प्रश्न कंफ्यूज वाले हैं, घबराना नहीं है। कंडीशन दे लिखित की तो अमेरिका जाएगा, सीधा ही पूछ ले तो इंग्लैंड जाएगा, अपने देश में कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका राइट आंसर जाएगा। चौथा बड़ा प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मूल या किसको कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। और पांचवा प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। तो 5 बड़े प्रश्न बनते हैं, 500 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। डिफेंस की अगर बात करूँ, एवी, एयरफोर्स, एनडी का अगर जिक्र किया जाए तो हर क्षेत्र के अंदर या हर डिपार्टमेंट की एग्जाम के अंदर डिफेंस की है ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और करते हैं इसके बारे में। ये तो हो गया साहब प्राचीन कहाँ से है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई। अब अगर प्रश्न पूछ ले कि भारतीय संविधान अपने देश के अंदर, भारत देश में सबसे पहले मूल अधिकारों की डिमांड किसने रखी? अगर प्रश्न ये आ जाए कि सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग, सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने रखी? अगर ये प्रश्न ये जिक्र किया जाए कि भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की डिमांड किसने रखी और कब रखी, तो भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग वर्ष 1895 में कब रखी गई? वर्ष 1895 में रखी गई। और किसके द्वारा रखी गई? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विश्व में भारत में सबसे पहले किसकी मांग रखी गई? मूल अधिकारों की मांग रखी गई। तो प्रश्न आ सकता है और कब रखी गई? वर्ष 1895 के अंदर। मतलब अपन को 1895 के अंदर ही बाल गंगाधर तिलक ने ये बात रखी कि भाई इंग्लैंड के सामने ये बात रखी, अंग्रेजों के सामने बात रखी कि भाई हमें भी कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किया जाए जिससे हमारा भी विकास हो सके, इसकी मांग रखी। लेकिन इसकी मांग पर इतना गौर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ था, वो अपने कुछ भारतीय भी दे रहे थे और बाल गंगाधर तिलक को साथ नहीं मिला, इसलिए वर्ष 1895 में इनके द्वारा जो मांग रखी गई उस पर कोई भी बातचीत नहीं बढ़ी। ठीक है, तो प्रश्न बन जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने रखी? तो किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब रखी? 1895 के अंदर रखी। नाम आया है बाल गंगाधर तिलक, तो 2 बातें इनके भी याद रखो। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? बेताज बादशाह उपनाम है। जैसे महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, वैसे ही बेताज बादशाह किसे कहते हैं? तो बेताज बादशाह के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक को असंतोष का जनक कहते हैं। किसका कहते हैं? असंतोष का जनक कहते हैं। ये 2 इनके क्या हो जाएंगे? ये इनके 2 हैं उपनाम। तो एग्जाम में अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स में उपनाम वाले प्रश्न आते हैं। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? बापू किसे कहते हैं? लोहा पुरुष किसे कहते हैं? तो ऐसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बेताज बादशाह किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। असंतोष का जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी थी। इसके अलावा और भी आगे बहुत सारी जानकारी है साथियों, विद्यार्थियों, जो आपके अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है मूल अधिकारों के अंदर। तो आगे की जानकारी है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे मैं ये आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पीछे की क्लासें हैं उनको आप रोज़ पढ़ा करो, क्योंकि रोज़
रोज़ पढ़ोगे तभी आगे की क्लासों को क्या कर पाओगे, आप बड़ी गहराई से साथ समझ पाओगे। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, अपना ध्यान रखना है और अपनी सभी क्लासों को प्रॉपर चलते हुए लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।